हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो बच्चों, पिछले 7 इयर्स में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन दी नीट एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे हम आज। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं आज के सेशन को विद अवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2016 फेज 1। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द डुओडेनम। तो बच्चों, डुओडेनम में ओपन होने वाले हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट को इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है या फिर गार्ड करता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सेमिलुनर वाल्व, ऑप्शन बी इलियोसिकल वाल्व, ऑप्शन सी पाइलोरिक स्फिंक्टर या ऑप्शन डी द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो बच्चों, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट क्या होती है। ऑब्वियसली ये कॉमन डक्ट है जो कि बनती है बाय द जॉइनिंग ऑफ द बाइल डक्ट एज वेल एज द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। तो आइए पहले तो मैं इस डक्ट का आपको ओरिजिन बता दूं। तो आप जानते हैं ऑब्वियसली ये सिक्रीशन अपना लीवर से लेकर तो आने ही वाली है, इजंट इट? तो आप जानते हैं लीवर जो कि आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द बॉडी, इसके होते हैं 2 लोब्स, राइट? सो दोनों ही लोब्स, आप देखिए ये वाला जो लोब है दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, इसीलिए दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द लेफ्ट हेपेटिक लोब। तो ये लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, दैट इज बाय द लेफ्ट हेपेटिक लोब, और ये है द राइट हेपेटिक लोब। दोनों ही लोब से एक एक डक्ट बाहर आती है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये वाली आ रही है फ्रॉम द राइट लोब, इसीलिए वी कॉल इट द राइट हेपेटिक डक्ट, राइट? सो ये दोनों ही डक्ट्स आपस में ज्वाइन कर जाती हैं टू फॉर्म अ कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके, अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट फाइनली ज्वाइन करती है विद द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। सो ये सपोज द गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट, ये गॉल ब्लैडर की जो डक्ट यहां प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट जब ज्वाइन करती है विद द कॉमन हेपेटिक डक्ट तो ये फॉर्म करती है द कॉमन बाइल डक्ट। ओके, अब ये कॉमन बाइल डक्ट फाइनली ज्वाइन करती है विद द डक्ट ऑफ द और द मेन डक्ट ऑफ द पैनक्रियास। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज मैं रफली आपका पैनक्रियास को रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो पैनक्रियास की जो मेन डक्ट है दैट जॉइंस विद दिस कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म द हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये फाइनली आपकी हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म हो गई, राइट? अब नाउ दिस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट फाइनली ओपन्स इनटू द डुओडेनम। ओके, तो ये डुओडेनम में ओपन होती है, तो ये मैंने डुओडेनम को शो कर दिया। ठीक है, सो दिस इज अवर डुओडेनम। तो डुओडेनम और इस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के जंक्शन पे आपको एक सर्कुलर मसल नजर आती है, और इस सर्कुलर मसल को बेसिकली हम बुलाते हैं स्फिंक्टर मसल, और इसको स्पेशली नेम दिया गया है एज द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, तो बेसिकली जो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट और डुओडेनम के जंक्शन पे इस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को रेगुलेट करने वाला या गार्ड करने वाला स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू बी द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, एंड हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, राइट? तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पर, दैट सेज इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय। तो बच्चों, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड इनमें से कौन से सेल सिक्रीट करते हैं, राइट? तो आप जानते हैं ना गैस्ट्रिक एसिड, पेट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज गोइंग टू बी HCl, right? That means we are talking about HCl. तो HCl secreting कौन से cells present होते हैं in the stomach? Options हैं, option A गैस्ट्रिन secreting cells, option B parietal cells,
ऑप्शन सी पेप्टिक सेल्स या ऑप्शन डी द एसिडिक सेल्स? एंड आई नो आप सभी को इसका आंसर पता है, दैट इज गोइंग टू बी दी parietal cells. Okay, parietal cells जिन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बुलाते हैं, दे सिक्रीट दी HCl. So parietal cells, ऑक्जेंटिक सेल्स HCl भी सिक्रीट करते हैं और साथ ही साथ कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट करते हैं, बट यहां पर सिर्फ बात की जा रही है HCl की. दैट मींस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इटसेल्फ. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पर, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2017. और इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कॉम्पोजिशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस. तो बच्चों दिए हुए इन ऑप्शन में से कौन सा सेट ऑफ एंजाइम कॉम्पोजिशन आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है उन एंजाइम्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, द पैनक्रियाटिक जूस में. ओके, तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन एंड माल्टेज. क्या ये सेट ऑफ एंजाइम कॉम्पोजिशन पैनक्रियाटिक जूस में देखने को मिलता है? याद कीजिए, एमाइलेज, यस यू कैन सी पैनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है, राइट. देन पेप्सिन, क्या पेप्सिन पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है? नो, यू नो वेरी वेल, पेप्सिन प्रेजेंट होता है इन द गैस्ट्रिक जूस. ओके, क्योंकि वो स्टमक में रिलीज किए जाते हैं. सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द ऑड वन आउट, इसी वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग. साथ ही साथ आप देखिए माल्टेज भी यहाँ लिखा हुआ है. माल्टेज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस में नहीं, इंटेस्टाइनल जूस जैसे हम सकस एंटेराइकस बुलाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, ना कि इन द पैनक्रियाटिक जूस. इसका मतलब अगेन दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी रॉन्ग. फाइनली वी मूव ऑन टू ऑप्शन बी, दैट सेज पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन एंड रेनिन. सो जहां तक बात आती है पेप्टाइडेज और एमाइलेज की तो इट्स करेक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू पेप्सिन एंड रेनिन, ये दोनों ही जो एंजाइम्स हैं, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ही प्रेजेंट होते हैं इन द गैस्ट्रिक जूस. इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग. देन वी मूव ऑन टू ऑप्शन सी, दैट सेज लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज. दैट्स द करेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ दी एंजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी पैनक्रियाटिक जूस. तो इसका मतलब ये होगा करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज आप जानते हैं लाइपेज और अमाइलेज तो प्रेजेंट होते ही हैं, जिन्हें हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज या फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज बुलाते हैं. साथ ही साथ कुछ आपके सामने यहाँ पर एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिनोजन जो कि अगेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ही है, एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी प्रेजेंट होते हैं इन द पैनक्रियाटिक जूस. एंड ये टोटली करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है. वाइल अगर ऑप्शन डी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर एमाइलेज ठीक है, पेप्टाइडेज ठीक है, बट ट्रिप्सिनोजन भी ठीक है, बट यहाँ देखिए रेनिन इज मेंशन. रेनिन प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में. इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. सो फाइनली अवर ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 पर, दैट सेज व्हिच सेल्स ऑफ द क्रिप्ट्स ऑफ द लीबर कून सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम. तो क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून के कौन से सेल्स एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जिसे हम बुलाते हैं लाइसोजाइम को सिक्रीट करते हैं, राइट. ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पैनिथ सेल्स, ऑप्शन बी zymogen सेल्स, ऑप्शन सी कपफर सेल्स या ऑप्शन डी आर्जेंटोफिन सेल्स. तो बच्चों कौन से सेल्स होते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून में? पहली चीज तो आई होप आप सभी को पता होगा क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून कहाँ प्रेजेंट होती हैं. इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट दी स्मॉल इंटेस्टाइन, इजंट इट. तो क्या होती हैं ये क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून? क्रिप्ट्स वर्ड का मतलब ही आप जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली ऐसे किसी चेंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि पार्शियली या होली बरीड हो या फिर अंडरग्राउंड हो, राइट. तो आप जानते हैं इंटेस्टाइन का जो इनर सर्फेस है वो मेनी फोल्डेड स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होता है जिन्हें हम विलाय बुलाते हैं, राइट. तो दो विलस के बीच में आपको जो डिप्रेशन देखने को मिलेंगी, दोज आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज द क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून. सो लेट मी रिप्रेजेंट दैट टू यू. तो अगर ये सपोज एक विलस है, ओके, और ये दूसरा विलस है, तो दो विलस के बीच में आपको ये जो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है ना, दीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून. और इन क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस लाइसोजाइम को सिक्रीट करते हैं, और वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ दीज क्रिप्ट्स. ओके, तो यानी कि सबसे नीचे की तरफ आपको वो सेल्स देखने को मिलेंगे, एंड दो सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं इन लाइसोजाइम को, those are called the Paneth cells. ओके, तो पैनिथ सेल्स हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, राइट. अगर आप कंफ्यूज हैं विद zymogen, तो zymogen वर्ड आप याद रखिए, zyme वर्ड आता है फॉर एंजाइम एंड ओजन मींस इनएक्टिव. तो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल सिक्रीट करते थे. कौन कौन से एंजाइम्स को? दोज वर पेप्सिनोजन एंड द प्रोरेनिन, isn't it? तो वो प्रो एंजाइम्स को सिक्रीट करने वाले जो सेल्स होते थे उन्हें हम
बुलाते थे द पेप्टिक सेल्स और द चीफ सेल्स, और उनको हम जाइमोजन सेल्स भी बुलाते थे। तो इसका मतलब वो पार्ट है किसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। कपफर सेल्स आपको देखने को मिलते थे इन द लीवर, नॉट इन द इंटेस्टाइन, इसका मतलब ये भी हो गया रॉन्ग। एंड आर्जेंटोफिन सेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं इन द स्क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून, बट वो लाइसोजाइम सिक्रेट नहीं करते हैं, दे सिक्रीट एन एंजाइम और बेसिकली अ हार्मोन जिसे हम बुलाते हैं सिक्रीटिन। ओके, तो इसका मतलब वो भी लाइसोजाइम सिक्रीट नहीं करने वाले, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता। हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 पर, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2017 रीजनल। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है a baby boy aged 2 years is admitted to the play school and passes through a dental checkup. So the dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? तो बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2017 रीजनल में, जहां आपसे बोला जा रहा है एक 2 साल का बेबी बॉय एडमिट किया जाता है प्ले स्कूल में। ओके, एक दिन वो अंडरगो करता है डेंटल चेकअप, जहां पर डेंटिस्ट ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसके माउथ में इन टोटल 20 टीथ प्रेजेंट है व्हेन इट इज कंपेयर टू द टोटल 32 टीथ जो कि प्रेजेंट होते हैं अडल्ट में। तो आपसे बोला जा रहा है कि कौन से वो ऐसे टीथ हैं जो कि एब्सेंट होंगे उस बेबी बॉय के माउथ में, राइट? तो आप जानते हैं 20 टीथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं द मिल्क टीथ और द डेसिडस टीथ ऑफ दी ह्यूमंस, इजंट इट? तो वो हमेशा आपको 5 इयर्स तक के बच्चों में देखने को मिलते हैं ना। सो ये फर्स्ट सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ बुलाते हैं। तो उनमें कौन से टीथ एब्सेंट होंगे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कैनाइन्स, ऑप्शन बी प्रीमोलर्स, ऑप्शन सी मोलर्स या ऑप्शन डी इंसाइजर्स। तो मैंने आपको डेसिडस टीथ या फिर मिल्क टीथ के केस में भी जो उनका डेंटल फॉर्मूला है वो बताया हुआ है, एंड दैट वाज 2102, इजंट इट? बाय 2102, जहां पर देखिए ये जो पहला नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंसीजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो आप देख रहे हैं बोथ द जॉज, चाहे अपर जॉ हो या लोअर जॉ के हाफ में आपको जो प्रीमोलर्स का नंबर है दैट इज 0। तो प्रीमोलर्स ही वो टीथ हैं जो एब्सेंट होते हैं डेसिडस टीथ में या फिर मिल्क टीथ में। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 पर, दैट सेज द डिफरेंस बिटवीन मैरिस्मस एंड क्वार्शियोर्कर इज दैट। तो बच्चों मैरिस्मस और क्वार्शियोर्कर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस ऑप्शंस गिवन बिलो, राइट? तो दोनों ही जो डिसऑर्डर्स हैं बच्चों, ये कब अराइज करते थे? ये अराइज तब करते हैं जब होती है बॉडी के अंदर प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन, राइट? तो अंडर न्यूट्रिशन अगर कोई इंडिविजुअल होगा, यूजुअली चिल्ड्रन ही होते हैं, उनमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, इजंट इट? तो क्या बेसिक डिफरेंस होता था इन दोनों डिसऑर्डर्स के बीच में? देखिए मैंने आपको बताया था इनके कॉज में ही मेन डिफरेंस है। मैरिस्मस अराइज करता है जब एक इंडिविजुअल में प्रोटीन्स एंड कैलोरीज की साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब एक साथ प्रोटीन्स भी और कैलोरीज भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है अगर इंडिविजुअल के अंदर, दैट मीन्स वो मैरिस्मस से सफर करेगा। वाइल क्वार्शियोर्कर के केस में वो अकरेंस जो होती है इस डिसऑर्डर की दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ ओनली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पर प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ कैलोरीज की डेफिशिएंसी अकंपनी नहीं करती है। ओके, सो अगर हम बेसिक इस डिफरेंस को फाइंड आउट कर लें फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो, वी विल फाइंड आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है मैरिस्मस इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स व्हाइल क्वार्शियोर्कर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पर ही रॉन्ग हो गई ना, बिकॉज मैरिस्मस तो आप जानते हैं प्रोटीन्स और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से राइज करता है, बट यहां मेंशन है इट इज अराइजिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, व्हिच इज गोइंग टू बी रॉन्ग। व्हाइल क्वार्शियोर्कर दोनों प्रोटीन और कैलोरीज की डेफिशिएंसी से राइज नहीं करता है, बट ओनली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज मैरिस्मस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी व्हाइल क्वार्शियोर्कर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, व्हिच इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पर विटामिन बी एंड विटामिन डी की तो कोई बात ही नहीं आने वाली, बिकॉज दे आर प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन कंडीशंस, राइट? देन अगर बात की जाए ऑप्शन सी की, दैट इज मैरिस्मस इज कॉज्ड बाय कैलोरीज डेफिशिएंसी व्हाइल क्वार्शियोर्कर इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो देखिए क्वार्शियोर्कर का केस तो यहाँ करेक्ट है, बिकॉज वहां पर बोला गया है कि वो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से अराइज करता है, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिस्मस यहां मेंशन्ड है कि इट इज ओनली कॉज्ड बाय कैलोरीज डेफिशिएंसी। बट यू नो वेरी वेल मैरिस्मस तब होता है जब कैलोरीज के साथ
प्रोटीन्स की भी डेफिशिएंसी हो, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हो गई इनकरेक्ट। वाइल अब हमारे पास ऑप्शन डी ही बचा है, दैट इज ओनली गोइंग टू बी करेक्ट, राइट। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो मैरिस्मस इज साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ proteins and calories, correct, while kwashiorkor is protein deficiency unaccompanied by calorie deficiency, that's perfectly correct statement। तो यहां पर ये स्टेटमेंट होगी हमारी करेक्ट, सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पर फ्रॉम नीट 2018, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटेशन। तो बच्चों दिए हुए इन ऑप्शंस में से कौन कौन से ऐसे सेट ऑफ टर्म्स हैं जो कि ह्यूमन डेंटेशन यानी कि ह्यूमन के जो टीथ के अरेंजमेंट है उसको करेक्टली डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए थीकोडोंट, डायफायोडोंट एंड होमोडोंट। क्या ऑप्शन ए के ये तीनों टर्म्स करेक्टली ह्यूमन डेंटेशन को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं? तो देखिए थीकोडोंट वर्ड का मतलब आप जानते हैं जो टीथ होते हैं दे आर एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट्स ऑफ द जॉ। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके टीथ भी उनकी जॉ के बोनी सॉकेट्स में एम्बेडेड होते हैं, इसका मतलब वो थीकोडोंट हैं। ठीक है, तो ये टर्म तो करेक्टली है ना डिस्क्राइब कर रहा है ह्यूमन डेंटेशन को। देन आता है डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो टीथ होंगे दे आर गोइंग टू इरप्ट ट्वाइस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आप जानते हैं ह्यूमंस के केस में भी उनके पास 2 सेट ऑफ टीथ अकर करते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो पहले जो सेट ऑफ टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ या फिर डेसिडस टीथ कहलाते हैं, और सेकंड सेट ऑफ टीथ परमानेंट टीथ होते हैं विच आर करेक्ट अगेन। देन बात की जाए तो थर्ड टर्म दैट इज होमोडोंट की। तो होमोडोंट का मतलब आप जानते हैं दैट मीन्स सारे के सारे टीथ एक से होंगे, सिमिलर होंगे, बिकॉज होमो का मतलब होता है सेम। तो उसका मतलब ये वाला जो टर्म है दैट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू द ह्यूमन डेंटेशन, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स के पास अलग अलग टीथ होते हैं अलग अलग शेप के फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब ये वाला जो सेट ऑफ terms है that is going to be wrong when it comes to human dentation। then we have option B that is pleurodont। तो प्लूरोडोंट मतलब वो टीथ जो कि बोनी सॉकेट में एम्बेडेड नहीं है, बट हमारे केस में तो है ना, दैट मीन्स हम प्लूरोडोंट तो नहीं है, वी आर थीकोडोंट। इसका मतलब पहला ही टर्म यहाँ पर रॉन्ग है। आइए आगे के भी देख लेते हैं, दैट इज मोनोफायोडोंट। क्या हमारी टीथ सिर्फ एक बार अराइज करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ? तो दैट इज गोइंग टू बी अगेन रॉन्ग। इनफैक्ट आई टेल यू टोटल 32 टीथ में से केवल 12 ऐसे टीथ हैं जो कि मोनोफायोडोंट है, मीन्स दे अराइज ओनली वंस इन द लाइफ। तो अगेन वी वुड नॉट क्लासिफाई एंटायर ह्यूमन डेंटेशन एज मोनोफायोडोंट, तो इसका मतलब ये वाला भी रॉन्ग हो गया। देन होमोडोंट तो हम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला सेट ऑफ ऑप्शन भी रॉन्ग है। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज थीकोडोंट, डायफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट बिकॉज बोनी सॉकेट में हमारे टीथ एम्बेडेड है ना। डायफायोडोंट यानी कि 2 सेट ऑफ टीथ अकर करते हैं इन द लाइफ, एंड हेटेरोडोंट मींस ऑल द टीथ आर डिफरेंट। यही वो करेक्ट सेट ऑफ टर्म्स हैं जो कि ह्यूमन डेंटेशन को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं, हेंस ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। वाइल अगर हम ऑप्शन डी भी देखें तो देखिए यहाँ पर अगेन प्लूरोडोंट आ गया, दैट मीन्स बोनी सॉकेट में एम्बेडेड नहीं है टीथ, जो कि रॉन्ग है, राइट। और डायफायोडोंट तो हम हैं और हेटेरोडोंट भी हैं, तो बट सिंस प्लूरोडोंट इज अ रॉन्ग वन तो इसीलिए हम ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर देते, हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इरेथ्रोपोएसिस। तो बच्चों इरेथ्रोपोएसिस की प्रोसेस में इनमें से कौन से गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं? ऑप्शंस है हमारे चीफ सेल्स, ऑप्शन बी गॉबलेट सेल्स, ऑप्शन सी म्यूकस सेल्स, या ऑप्शन डी द पैराइटल सेल्स। तो बच्चों पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि इरेथ्रोपोएसिस होते क्या है। तो इरेथ्रोपोएसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं और मैच्योर होते हैं, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन के लिए एक स्पेशल विटामिन की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट विटामिन इज गोइंग टू बी विटामिन B12। और इस विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करवाने के लिए फ्रॉम द फूड देयर इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एन इंट्रिंसिक फैक्टर, जैसे हम बुलाते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अब उस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को इनमें से कौन से सेल्स सिक्रीट करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अगर हमको वो पता है दैट मीन्स हम करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो आई होप आप सभी को याद होगा पैराइटल सेल्स, जिन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बुलाते थे, वो 2 चीजें रिलीज करते थे, दैट वाज सी। पहली चीज तो पैराइटल सेल्स को हम ऑक्जेंटिक सेल बुलाते हैं, ये आपको याद रखिए। तो ऑक्जेंटिक सेल्स या जो पैराइटल सेल्स हैं वो फर्स्टली रिलीज करते हैं HCl, ठीक है, एंड सेकेंडली दे रिलीज द Cassell's intrinsic factor, okay, so they also release Cassell's intrinsic
फैक्टर। अब ये जो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और विटामिन B12 अगर ऑब्जॉर्ब हो जाता है तो ये विटामिन B12 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी मैच्योरेशन ऑफ RBCs, जिन्हें हम इरेथ्रोसाइट्स भी बुलाते हैं। एंड हेंस इस तरीके से जो पेराइटल सेल्स हैं वो इनडायरेक्ट रोल प्ले करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोएसिस। हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, द पेराइटल सेल्स। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 पर, दैट सेज आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of the gastrointestinal tract from the various enzymes। तो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स की एक्टिविटी से इनमें से कौन से सेल्स का सिक्रीशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बचाता है। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए गॉबलेट सेल्स, ऑप्शन बी ऑक्सिंटिक सेल्स, ऑप्शन सी डोडेनल सेल्स, या ऑप्शन डी द चीफ सेल्स। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा, दैट इज obviously option A, goblet cells। तो goblet cells are going to be the mucus secreting cells, है ना। तो gastrointestinal tract को various enzymes और acidic pH से बचा के कौन रखता है, mucus, जो कि secrete होता है by the goblet cells। So these are going to be the mucus secreting cells। एंड अगर ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे सो दे विल एनी हाउ प्रोटेक्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर शुड बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 पर, दैट सेज मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस इन द ऑर्गन्स। तो बच्चों आपको कॉलम 1 में कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में कुछ ऑर्गन्स दे रखे हैं। तो कॉलम 1 में दिए हुए इन स्ट्रक्चर्स को आपको उनकी स्पेसिफिक लोकेशंस इन दी ऑर्गन से मैच कराना है जो कि कॉलम 2 में दे रखी है, ठीक है। ओके, एंड देन वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज दी क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकून। तो क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकून आप जानते हैं ना, वो डिप्रेशन जो आपको दो विलाय के बीच में देखने को मिलती थी, सो वो एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। दैट मींस क्रिप्ट ऑफ लीबरकून आर गोइंग टू बी मैचिंग विद द थर्ड वन, इन दिस केस दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ए थर्ड से कहां कहां मैच हो रहा है, देखिए बी, सी एंड डी में, इसका मतलब ऑप्शन ए तो यहीं पर कर दीजिए एलिमिनेट, ठीक है। देन वी हैव द सेकंड आइटम दैट इज ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ग्लिसन्स कैप्सूल आई होप यू रिमेंबर, ये एक फाइब्रस टिश्यू था जो कि कवर करके रखता था आपके लीवर को, इजंट इट। लीवर में इनफैक्ट सारे जो लोब्स होते हैं, उनके लोब्यूल्स होते हैं, उन सबको कवर करके रखता है एंड हेंस इट इज एसोसिएटेड विद द लीवर। तो बी यहां पर 4 से मैच हो रहा है जो कि आपको केवल बी ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। दैट मींस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। सी और डी भी यहां पर एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए बाकी के दोनों ऑप्शंस को भी हम आइटम्स को करेक्टली मैच करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो देन वी हैव आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आई होप आपको याद होगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट को कहते हैं, इजंट इट। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज एसोसिएटेड विद द पैनक्रियास, दैट मींस सी यहां पर फर्स्ट से मैच होना चाहिए जो कि करेक्टली मैच हो रहा है। देन वी आर लेफ्ट विद ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड आपको सिर्फ इंटेस्टाइन के डुओडेनल वाले पार्ट में देखने को मिलती है। दैट मीन्स ये कुछ और ज्यादा डिप्रेशंस होती हैं जो कि सब म्यूकोसा तक पहुंच जाती हैं, इजंट इट। तो आप जानते हैं ना, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती हैं इन दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वो सिर्फ म्यूकोसा लेयर तक होती हैं, वाइल जो ब्रूनर्स ग्लैंड है बेसिकली जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है वो सब म्यूकोसा तक प्रेजेंट होती है। सो दैट मीन्स ब्रूनर्स ग्लैंड इज एसोसिएटेड ओनली विद द डुओडेनम। तो यहां पर डी इज गोइंग टू मैच विद द सेकंड, दैट मीन्स यहां पर भी करेक्टली मैच्ड है। हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 पे फ्रॉम नीट 2020। सो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहली स्टेटमेंट को। ऑप्शन ए सेज इलियम ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इलियम इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन ना, तो वो ओपन कहां करेगा, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो ओपन करता है नॉट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, बिकॉज यहां पर ये जो स्मॉल वर्ड लिखा है दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। इसकी जगह पर आना चाहिए था लार्ज, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज सेरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एलिमेंट्री कैनाल की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा और सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है सेरोसा। तो यहां पर तो इसको इनरमोस्ट का दर्जा दे दिया गया है, दैट मीन्स अगेन इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट।
Yes, ileum, which is the last part of the small intestine, is a very highly coiled part. ये correct है. While हम option D को भी देख लेते हैं. Vermiform appendix arises from duodenum. That is wrong. Vermiform appendix arise करता है from the cecum. इसका मतलब ये option भी wrong है. Hence our correct option would be option C. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 पर. दैट सेज द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ. तो बच्चों जो एंजाइम एंटेरोकाइनेज है वो इनमें से किस कन्वर्जन को कैरी आउट करवाता है? ऑप्शंस है हमारे. ऑप्शन ए प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन बी ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी केसिनोजन्स इनटू केसिन, या ऑप्शन डी पेप्सिनोजन्स इनटू पेप्सिन. तो दैट्स अ वेरी इजी वन, राइट? आपको पता है एंटेरोकाइनेज, पहली चीज तो आपको ये बतानी है एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट कहाँ होता है. सो एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट होता था इन दी इंटेस्टाइनल जूस, जैसे हम क्या बुलाते थे, सक्कस एंटेराइकस. ओके, तो सक्कस एंटेराइकस में एंटेरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट है और ये बेसिकली किसी भी फूड पर एक्ट नहीं करता है. इनफैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिव प्रोटीएज एंजाइम जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, राइट? तो जब भी कभी किसी एंजाइम का नेम ओजन पे एंड करे या फिर प्रो वर्ड से स्टार्ट हो, दैट मीन्स वो इनएक्टिव है, राइट? और अगर मुझे उसको एक्टिवेट करना है तो उसका ओजन या फिर वो प्रो वर्ड हटा देना है. तो ट्रिप्सिनोजन पर जब एंटेरोकाइनेज एक्ट करता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ट्रिप्सिन, इजंट इट? एंड ये कन्वर्जन कैरी आउट करवाता है एंटेरोकाइनेज. हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 को फ्रॉम नीट 2021 एंड इट सेज स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई इज प्रेजेंट एट. तो बच्चों स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन बतानी है. सो आई होप ऐसा ही क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने अपने सेशन की बिगनिंग में डिस्कस किया हुआ है. तो कहाँ प्रेजेंट होता था ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई? जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए. मैं बाय द टाइम आई एम रीडिंग आउट द ऑप्शंस. तो ऑप्शन ए इज इलियोसिकल जंक्शन, ऑप्शन बी जंक्शन ऑफ द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड द ड्यूडेनम, ऑप्शन सी गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, या ऑप्शन डी जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड ड्यूडेनम. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. याद है आप सभी को? हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के जंक्शन पे स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है दी ओपनिंग ऑफ द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा. तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 पर. दैट सेज सक्कस एंटेराइकस इज रेफर्ड टू एज. तो सक्कस एंटेराइकस को हम किस और नाम से भी बुलाते हैं? ऑप्शन है हमारे. ऑप्शन ए पैनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल जूस, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक जूस, या ऑप्शन डी काइम. एंड आई नो दैट्स अ वेरी इजी वन. सक्कस एंटेराइकस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये दूसरा नाम है इंटेस्टाइनल जूस का. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 पर फ्रॉम नीट 2022. दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड, सी not performed by the secretions from the salivary gland. तो salivary gland की secretion इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं? फर्स्टली salivary gland का secretion होता था saliva. तो saliva बेसिकली इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है? दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो ऑप्शन ए इज लुब्रिकेशन ऑफ द ओरल कैविटी. तो क्या saliva ओरल कैविटी को लुब्रिकेट करता है? येस डेफिनेटली इट डज. बट हमें तो फाइंड करना था उस फंक्शन को जो वो परफॉर्म नहीं करता है. इसका मतलब अगर ये परफॉर्म कर रहा है उस फंक्शन को, दैट मीन्स ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये रॉन्ग माना जाएगा. देन वी हैव ऑप्शन बी दैट इज डाइजेशन ऑफ डाइसैक्राइड्स. तो क्या सलाइवा डाइसैक्राइड्स का ब्रेकडाउन करता है? नो, यही वो फंक्शन है जो कि सलाइवा परफॉर्म नहीं कर सकता है. बिकॉज आई टेल यू सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज. याद है आप सभी को? जिसका ट्रिवियल नेम होता था टाइलिन. ओके, तो सलाइवरी एमाइलेज बेसिकली क्या करता है? स्टार्च का करता है ब्रेकडाउन. ओके, और उसको ब्रेक कर देता है इनटू माल्टोस. तो स्टार्च क्या है? इज इट अ डाइसैक्राइड? जिसका ब्रेकडाउन हुआ है वो स्टार्च बेसिकली एक पॉलीसैक्राइड है. ओके, और जिसमें उसका ब्रेकडाउन हुआ है वो माल्टोज जो है दैट इज अ डाइसैक्राइड. ठीक है, तो इसका मतलब डाइजेशन ऑफ
डाइसैक्राइड नहीं हो रहा है, डाइजेशन ऑफ पॉलीसैक्राइड हो रहा है, स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर डाइजेशन ऑफ डाइसैक्राइड नहीं परफॉर्म करता है द सिक्रीशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वाइल ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कंट्रोल्स बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द माउथ, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। एंड ऑप्शन डी में बोला जा रहा है डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों ही फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब हम इनको कर देते एलिमिनेट। सो द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों, पहुंच गए हम अपने आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम की ओर, विच इज प्रॉब्लम नंबर 16 दैट सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो बच्चों आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। यस, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं दे आर बेसिकली वाटर इनसॉल्युबल, और इसीलिए वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज आपको पता है ब्लड का मेजर कंपोनेंट प्लाज्मा है जिसमें मैक्सिमम पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। एंड इफ इट इज वाटर इनसॉल्युबल तो वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। देन बात की जाए स्टेटमेंट सेकंड की, दैट सेज स्पेशलाइज्ड लिम्फैटिक कैपिलरीज called lacteals carry chylomacrons into the lymphatic vessels and ultimately into the blood. Yes, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आपको पता है ना, कुछ स्पेशलाइज्ड लिम्फैटिक वेसल्स हमने डिस्कस की थी जब हम स्टडी कर रहे थे द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई ना। तो विलस के स्ट्रक्चर में आपने देखा था कुछ लिम्फैटिक कैपिलरीज होती थी जो कि कहलाती थी द लैक्टियल्स, बिकॉज यू नो लैक्टो वर्ड जो है वो मिल्क से रिलेटेड होता है, एंड बिकॉज ये फैट कैरी करके ले जाती हैं जो कि वाइटिश होता है, दैट इज वाई ये जो लिम्फैटिक कैपिलरीज हैं दे अपीयर टू बी मिल्की वाइट, एंड इसीलिए इनको लैक्टियल्स बुलाते थे। तो ये काइलोमैक्रॉन्स बेसिकली लिपिड्स सराउंडेड बाय द प्रोटीन लेयर को कैरी करके ले जाते हैं इनटू द लिम्फैटिक वेसल्स, और वो फाइनली काइलोमैक्रॉन्स रिलीज कर दिए जाते हैं इनटू द ब्लड। तो ये स्टेटमेंट हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं ना व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो in the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. तो इन दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दे रखी हैं, तो हमें बस यही फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है ऑप्शन ए में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो भाई यहाँ तो दोनों ही करेक्ट हैं, अगेन काट दीजिए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी, व्हाइल ऑप्शन डी वुड बी ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बताया जा रहा है। सो फाइनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन, जो कि बेस्ड था ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा एंटायर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।